नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। इस ट्रेजेडी को लगभग 40 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी ये किसी न किसी वजह से सुर्खियों में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अधिक मुआवजे को लेकर एक भेजी गई क्यूरेटिव पिटिशन को खारिज कर दिया है। क्या कहा गया था पिटिशन में और किस आधार पर इसको खारिज किया गया है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करते हैं और साथ में इस ट्रेजेडी के बारे में भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं न्यूज से। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को डिसमिस कर दिया है केंद्र द्वारा फाइल की गई क्यूरेटिव पिटिशन को, जिसमें कि ये सीख किया जा रहा था कि वो एडिशनल फंड्स लिए जाएं फ्रॉम यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन सक्सेसर फर्म्स फॉर एक्सटेंडिंग हायर कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ, मतलब और अधिक मुआवजा दिया जाए जो भी विक्टिम्स थे इस त्रासदी के 1984 में जो ये हुई थी भोपाल में, जिसकी वजह से 3000 लोगों की मृत्यु और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल डैमेज भी हुआ था। मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेजेडी हुई थी कैसे हुई थी, जब एक लीक हुई थी टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की फ्रॉम दिस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लीक हुआ भोपाल में। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को ऐसा हुआ, जिसकी वजह से 3000 लोग, ऐसा आंकड़ों में कहना है कि 3000 लोगों की मृत्यु हो गई और इसने 1 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित भी किया। तो जो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन है, जो कि अभी ओन की जाती है बाय डो केमिकल्स, उन्होंने कॉम्पनसेशन दिया था USD 470 मिलियन का 1989, लगभग रफली 750 करोड़ हम मान सकते हैं ना। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। अभी फिलहाल जो केस है वो क्या है और क्या तर्क दिए जा रहे हैं, क्यों ये क्यूरेटिव पिटिशन आई है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। और ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। चलिए, ना क्वेश्चन कैन बी वाई अन अकेडमी मैम, अन अकेडमी से क्यों जुड़े। देखिए, अन अकेडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, और अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे। इसके साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स ईयर आफ्टर ईयर। एक और कारण है क्योंकि अभी फिलहाल आपको मिल रहा है 20% का ऑफ आपके यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस पर। ये ऑफर केवल 17 मार्च तक के लिए वैलिड है, जहां पर आप अभी जुड़कर अन अकेडमी से ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को आरंभ बैच में IAS 2024 एग्जाम के। अभी जाइए, एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive 10। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, मैम आपका कोड क्यों यूज करें। देखिए, मेरा कोड यूज करने के दो फायदे। एक, मैं आपको सपोर्ट करूंगी आपकी जर्नी में, और दूसरा, आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही। वो एनरोल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। चलिए, अब प्रेजेंट केस के बारे में बात कर लेते हैं। इस पूरे जो पिटिशन गई है इसमें क्या केस था। तो यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन एंड अदर्स, सेंटर सॉर्ट कर रहा है ₹7,884 करोड़ फ्रॉम दिस US बेस्ड फर्म, इस क्यूरेटिव पिटिशन के द्वारा, जो कि फाइल की गई थी 2010 में। ठीक है, इसमें एक एडिशनल कॉम्पनसेशन की डिमांड की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा इस कंपनी से, उन सभी विक्टिम्स के लिए जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी के। यहाँ सेंटर का क्लेम है कि जो क्यूरेटिव पिटिशन है ये बेस्ड है ऑन द डिमांड ऑफ एडिशनल कॉम्पनसेशन, कि अधिक मुआवजा मिले। और इसमें क्या क्या क्यूरेटिव पिटिशन क्यों आ रही है कि री एग्जामिन किया जाए सुप्रीम कोर्ट के 1989 के ऑर्डर को, जहां पर कॉम्पनसेशन डिसाइड किया गया था 750 करोड़। नाउ, क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है। क्यूरेटिव पिटिशन एक पिटिशन होती है जो कि रिक्वेस्ट करती है कोर्ट को कि आप रिव्यू कीजिए अपने पुराने डिसीजन को, अपने डिसीजन को। जब रिव्यू पिटिशन खारिज हो जाती, मतलब एक बार डिसीजन आया उसके बाद रिव्यू पिटिशन आई, अगर रिव्यू पिटिशन भी खारिज हो गई तब क्यूरेटिव पिटिशन आती है कि आप प्लीज उसको फिर से रिव्यू कर लीजिए अपने ऑर्डर। ठीक है, डिसीजन के लिए। नाउ द प्ली जो दी गई है यहाँ पर, वो एक और, मतलब इट ऑल्सो सॉट अ री लुक एट द कोर्ट्स ऑर्डर। कोर्ट का जो ऑर्डर था रिलेटिंग द मोड्स ऑफ पेमेंट, किस तरह से पेमेंट किया जाएगा, सेटलमेंट किया जाएगा, इस ग्राउंड पे कि जो सेटलमेंट है वो बेस्ड था इनकरेक्ट एस्टीमेट। ये जो सेटलमेंट किया गया था उस समय वो इनकरेक्ट सेटलमेंट पर, एस्टिमेट पर था ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, इंजरीज एंड लॉसेस। तीनों ही चीजों का सही एस्टिमेट नहीं था जिस पर ये डिसीजन लिया गया, तो इसलिए प्लीज रीलुक कर लीजिए कोर्ट के ऑर्डर को। ये भी कहा है यहाँ पर, ये ऐड किया गया है कि एनवायरमेंटल डैमेज, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा इस पूरे हादसे से, उसको कंसिडर ही नहीं किया गया। और इसीलिए केंद्र इस पिटिशन के द्वारा सॉर्ट करता है टू रीओपन द सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेश डॉक्यूमेंट्स, की दोबारा से फ्रेश डॉक्यूमेंट्स इसको फिर से रीओपन किया जाए। इस प्ली के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस फिगर्स हैं डेथ के, वो थे 3000 की मृत्यु हुई थी और 70,000 लोग इंजर हुए थे।
वहीं केंद्र सरकार ने अभी कंटेंट किया है कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स है वो है 5295, लगभग दुगना, 3000 से 5295। वहीं इंजरीज जो है दे हैव रीच्ड 5,27,894, तो 70,000 और 5 लाख से ज्यादा, तो काफी बड़ा गैप है जिसका यहाँ पर संज्ञान लिया गया। ना कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस SK कौल, और इसमें और कौन से जजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है तो 5 जजेस बेंच होती है। हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल बेंच 3 जजेस की हो सकती हैं, लेकिन जब भी कोई संवैधानिक बेंच होगी इट विल कंप्राइज ऑफ 5 जजेस, 5 जजेस होंगे उसमें। तो इसमें और कौन कौन थे, जस्टिस संजीव खन्ना, अभय S ओका, विक्रम नाथ एंड JK महेश्वर। उन्होंने डिसमिस कर दिया सेंटर की इस पिटिशन को जो कि फाइल की गई। यहाँ पर उन्होंने जजमेंट के जो मेन जजमेंट है उसके आखिरी 2 पैराग्राफ पढ़ते हुए कहा कि ये यूनियन का अपना स्टैंड है कि जो कमिश्नर थे उसने एजुकेट किया था सभी क्लेम्स को टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, जिस तरह से प्रक्रिया है कानूनी उसके द्वारा किया गया था, जहां पर पॉसिबिलिटी की रिम्बर्समेंट की वहां पे वो प्रोवाइड किया गया। आगे ये भी कहा गया कि ये भी एडमिट किया गया था इन द प्रोसीडिंग्स जो कि कल्मिनेट हुई थी कोर्ट के ऑर्डर से 19 जुलाई 2004 में, कि जो अमाउंट है सेटलमेंट का वो सरप्लस है फ्रॉम ऑफ द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, मतलब जितना अमाउंट आया वो सरप्लस है। तो यहाँ पे क्लेमेंट, अब जो सेंटर है उसने ये भी प्रोवाइड किया कि ज्यादा कॉम्पनसेशन मोर देन व्हाट वाज रीजनेबली अवॉर्डेड टू देम अंडर द लॉ, द कोर्ट सेड कि भाई अगर आप ये मतलब ये एक तरह से ऐड किया गया, ये जो रीइंफोर्स्ड है द पोजीशन दैट द सेटलमेंट अमाउंट वाज सफिशिएंट टू कॉम्पनसेट द क्लेमेंट, कि केंद्र ने इसको माना था 2004 के समय ऑर्डर में कि भाई जो भी कॉम्पनसेशन है वो सफिशिएंट है, और ये कहना कि जो प्रोवाइडेड कॉम्पनसेशन है इट्स मोर देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड जो अवार्ड किया गया अंडर द लॉ, तो उससे रीइंस्टेट हो जाता है कि जो भी कॉम्पनसेशन आया है वो सही आया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सफिशिएंट कॉम्पनसेशन है। ऐसे में कोर्ट ने ये भी नोटिस किया, एक तो ये मुद्दा कि आप पहले इस चीज को मान चुके हो फिर आप क्यूरेटिव पिटिशन दे रहे हो, दूसरा यहाँ पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस चीज पर एक क्लियर मार्क भी किया, मतलब एक स्ट्रिक्ट मार्क भी किया कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी देखी जाती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और कहा कि ये जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, यूनियन ऑफ इंडिया की, क्योंकि वो एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं कि वो अच्छा करे विद इस डेफिशिएंसी में क्या कर सकते हैं और रेलिवेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज निकालें। लेकिन सरप्राइजिंगली कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया कि ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज तो लाई ही नहीं गई, रखी ही नहीं गई। ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर फटकार भी लगाई गई है इस जजमेंट के दौरान, और कहीं ना कहीं ये ब्रीच भी है उस डायरेक्शंस का विच वर मेड इन द रिव्यू जजमेंट। जो डायरेक्शंस दी गई थी रिव्यू जजमेंट में उसका ब्रीच भी है, यहाँ पर डायरेक्शंस नहीं निकाले गए हैं। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को ये कहा गया कि वो नेग्लिजेंट नहीं हो सकती है इस एस्पेक्ट पे, और उसके बाद वो चाहे कि फिर से वो रिक्वेस्ट करे कोर्ट को कि फिक्स करे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द UCC। तो यहाँ पे केंद्र का भी नेग्लिजेंस रहा है कॉम्पनसेशन को लेकर, इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर, ये बात भी कही गई। आगे कोर्ट ने कहा कि कोई भी लीगल बेसिस नहीं है इस क्लेम को रिविजिट करने का 3 डेकेड्स के बाद, ट्रेजिडी के लगभग मैंने कहा 4 डेकेड होने वाले, 40 साल होने वाले हैं, 2010 में भी गई थी। तो अभी कोर्ट ने कहा कि 3 डेकेड, 3 दशकों के बाद फिर से रिविजिट करना कोई लीगल बेसिस नहीं है, और ऐसा करने से एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, पता नहीं उसमें क्या क्या निकलेगा। Now, either the settlement is valid or to be set aside in case where it is vitiated by fraud। मतलब या तो सेटलमेंट वैलिड है या फिर कुछ फ्रॉड हुआ है। कोर्ट ने रीजन किया कि यहाँ कोई फ्रॉड हुआ ही नहीं है, इस केस में, पर्टिकुलर केस में तो कोई मतलब ही नहीं है दोबारा से इसको कॉम्पनसेशन को बढ़ाने का। कोर्ट यहाँ पे इक्वली डिससेटिस्फाइड है केंद्र से बीइंग अनेबल टू प्रोड्यूस एनी रैशनल फॉर रेकिंग अप दिस इशू डेकेड्स, मतलब कोई मजबूत तर्क मुद्दा ही नहीं है, इसमें भी डिससेटिस्फाइड है कोर्ट केंद्र सरकार से। यहाँ पर कोर्ट ने एक और चीज कही कि चलो हम मानते हैं कि जो लोग हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है फ्रॉम जो कि कॉन्टेम्पलेट किया गया था पहले, उससे ज्यादा आ गया, तो एक एक्सेस अमाउंट का फंड भी तो है जो अभी भी अवेलेबल है टू सेटिस्फाई सच क्लेम्स। कोर्ट ने कहा कि भाई एक 50 करोड़ का अमाउंट है जो RBI के पास है, और साथ में एक तो उस पर उसका जिक्र किया गया और साथ में डायरेक्ट भी किया गया केंद्र सरकार को कि यूटिलाइज कीजिए उसको फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ पेंडिंग क्लेम्स, जो भी पेंडिंग क्लेम्स है उसको सेटिस्फाई कीजिए उस फंड से।
इन एनी इफ एनी, अगर कोई बचते हैं इन अकॉर्डेंस विद द भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 एंड द स्कीम्स अंडर इट, भाई जो पैसा ऑलरेडी बचा हुआ है डिस्पाइट ऑफ आस्किंग फॉर मोर कॉम्पनसेशन, जो 50 करोड़ अभी आरबीआई के पास है उसको यूज कीजिए, अगर कोई और क्लेम आपके पास आता है तो अंडर दिस भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 और जो भी स्कीम्स है इसके अंडर है उसके द्वारा। नाउ अब इस पूरे इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देती हूँ। 2 दिसंबर की रात, 2 और 3 दिसंबर मान के चलते हैं 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल, ये एक सब्सिडरी थी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की जो कि एक यूएस कॉरपोरेशन है। यूसीआईएल का पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भोपाल के आउटस्कर्ट्स पर लोकेटेड। दिसंबर 2 को एक हाईली टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस एस्केप हुई प्लांट से और जो लोग इस एरिया में रह रहे थे उनको ये रिपोर्ट किया गया कि उनको बर्निंग सेंसेशन हो रही है उनकी आंखों में और उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसके बाद बहुत से लोग अनकॉन्शियस भी हो गए। इसका इफेक्ट इतना ज्यादा था कि अपार्ट फ्रॉम किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों की मृत्यु हुई बहुत छोटे समय में। इसने एक डिजीज क्रिएट कर दिया, मतलब डिजीज होने लगे इसकी वजह से, और एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी देखी जाने लगी उन लोगों में जिन्होंने इसको इनहेल किया था। दिस वॉज द इफेक्ट ऑन दी मैनकाइंड, ह्यूमंस पर ये इफेक्ट था। वहीं दूसरी तरफ जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो किस दर्जे का था वो काफी बाद में क्लियर हुआ। जैसे कि जो पानी के सोर्सेज थे अराउंड दी फैक्ट्री उनको डीम कर दिया गया अनफिट फॉर कंजम्पशन और बहुत सारे हैंडपंप्स को सील कर दिया गया कि वो पानी नहीं पीने लायक बचा है। अभी तक टिल डेट जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है भोपाल की महिलाओं की वो प्रभावित है। जो बच्चे हैं जो बॉर्न हुए हैं टू दोज एक्सपोज टू द गैस, दे हैव फेस बर्थ के समय से हेल्थ प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं उनके डीएनए डिफ्लेक्टेड है। बहुत सारी समस्याएं हैं। अब ये तो चलो कोर्ट ने डिसीजन लिया, ये गैस ट्रेजेडी हो गई। इन दी कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा विश्व की और इससे भी भयानक एक त्रासदी के बारे में जो इसी तरह की हम कह सकते हैं लीकेज की वजह से हुई थी, कहां पर हुई थी। आप प्लीज बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बिफोर वी वाइंड अप। चलिए 16 मार्च से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं आपके आरंभ और एक्सपीडिशन बैचेस, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। 17 मार्च तक आपका ऑफर खत्म हो जाएगा जहां पर आप 28% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। 2024 की प्रिपरेशन के लिए आप अनअकैडमी के सेंटर पर भी पढ़ सकते हैं जाकर, ऑफलाइन बैच शुरू हो जाएगा 3 अप्रैल से। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है। अभी आप एनरोल करते हैं तो आपको फिलहाल अर्ली बर्ड ऑफर भी मिल जाएगा 30%। पाथफाइंडर की जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स सीरीज है वो चल रही है दोस्तों, 2 महीने का आपका एक कोर्स है। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव। आप कॉम्बैट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहां पर जो भी पहले के टॉपर्स हैं उन्होंने कॉम्बैट में पार्टिसिपेट किया और देखा कि उनके मार्क्स में काफी ज्यादा मतलब इंप्रूवमेंट होता है, तो आप भी एक एज दे सकते हैं अपनी तैयारी को आज ही एनरोल करके। हर संडे को 11 बजे कॉम्बैट। यूपीएससी सीएससी अगर आपका सपना है तो इसको पूरा करने के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है विद 0% इंटरेस्ट। एनडी लाइफ टेन आपको कोड यूज करना है और आप लोन भी अवेल कर सकते हैं। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about it. Thank you so much. God